जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube परिवार गुड टाइम क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग और एक पेपर का SSC GD के एक और पेपर का पोस्ट मास्टम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये पेपर हमने लिया हुआ है ये 25/11/2021 में पूछा गया पेपर है। और इसके क्वेश्चन को जब मैं देख रहा था तो एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं इसके क्वेश्चन को देख रहा था तो यहाँ पर मुझे मतलब बाकी पेपर नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कह सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो ऐसा ही पेपर आता है और ऐसा ही पेपर हमेशा आएगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि मतलब मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोच रहा था कितनी जल्दी मैं ये क्वेश्चंस आपको बताऊँ। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बात यह है कि अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चंस को जानते हैं तो आप क्या करते हैं कि सोचते हैं ये क्लास मुझको आती होगी और आप पूरी की पूरी क्लास को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो बात ये है, ये मत समझिएगा कि आप क्लास देखोगे तो उससे मुझको फ़ायदा है। जो भी कुछ फ़ायदा होगा वो आपको ही होने वाला है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन से आगे बढ़ करके दूसरे वाले क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पूरी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वाकई में आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, जैसा मन हो वैसा पढ़िए। ठीक है, और नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो। और अगर सिलेक्शन चाहिए तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर के आज की क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, लाइक तो जरूर किया करिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है। कमेंट कर दिया करिए लास्ट में जब आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो या क्लास कैसे लगी हो। ठीक है, हमेशा कहते हैं बट आप लोग नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है। शेयर कर दीजिए सही बच्चों के पास में ताकि फिर सभी बच्चे अच्छे तरीके से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए सवाल ने कहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए ABC की क्षमताओं का जो अनुपात है वो 2 3 5 है। ABC 3 लोग हैं, ABC कौन है, 3 लोग हैं। ठीक है, तो A, B और C इनकी जो क्षमता है, क्षमता का मतलब एफिशिएंसी, इनका जो अनुपात है वो 2 है, ये 3 है और ये कितना है, 5 है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने आगे कहा है एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, एक साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर ये सभी लोग एक साथ में काम करेंगे, 2 3 5 और 5 कितना, 10 काम एक दिन में करेंगे और 15 दिन में खत्म करते हैं भैया, तो कुल मिलाकर के 150 काम होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, ये टोटल वर्क है। ठीक है, क्या है, टोटल वर्क, यानी कुल काम कितना है, 150 है। ठीक है, आगे सवाल ने क्या कहा है कि B और C मिल करके इसी कार्य के 80% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। भैया देखो, पहली बात, इसका 80% हिस्सा कितना होगा, तो हम कह सकते हैं सर 8/10। ठीक है, ये कट जाएगा, 15 अट्ठे कितना होता है, तो 120, यानी 120 काम करना है। किसको करना है, B और C को। B और C मिल के काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे एक दिन में। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 15। तो हम कह सकते हैं सर 15 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर होगा, तो B वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो B वाला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक भैया, और जो अगला सवाल है वो बहुत छोटा सवाल है, मतलब बहुत आसान सवाल है, लेकिन क्या है ना कि इस चीज़ को कभी कभी गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, मतलब गलती हो जाती है, छोटी चीज़ों में अक्सर गलतियां होती रहती हैं, तो आपको गलतियां नहीं करनी है। सवाल नंबर 2 LCM का क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और है कि LCM और HCF मतलब बहुत छोटी चीज़ होती है। छोटी चीज़ इसलिए होती है क्योंकि इसको हम लोग कक्षा 6 में, कक्षा 5 में, कक्षा 4 में, यानी स्टार्ट से हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो ये है कि LCM और HCF अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है। यहाँ से भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि दिमाग हिला के रख देते हैं। तो बात यह है कि किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है, उसको करना है। पेपर में कौन सी चीज़ आ जाए, कब हमको समझ में ना आए और कब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है, तो ये कभी भी हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज़ हो, अगर हमें सिलेक्शन वाकई में लेना है तो सभी चीज़ों को बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, सवाल ने कहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है, 3/7 और 18/5 का LCM कितना होगा, यानी 3/7 और 18/5 का। 3/7 और 18/5 का जो LCM पूछा है सवाल ने, कितना होगा। तो देखो भैया, किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम LCM निकालते हैं या HCF निकालते हैं तो क्या होता है, अगर आपको LCM निकालना है तो उसके अंश का LCM निकालो, हर का HCF ले लो। तो अंश का अगर हम LCM लेते हैं 3 और 18 का, तो हम सभी जानते हैं 18 होगा, और हर का अगर मासा लेंगे तो 1 आएगा, यानी कुल मिलाकर के 18 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर इसका HCF निकालना होता, क्या निकालना होता, HCF अगर निकालना होता तो HCF का मतलब ये होता है कि इसके अंश का HCF निकालते और जो इसका हर था उसका हम लोग LCM ले लेते और वही हमारा आंसर हो जाता। बस समझ में आ गई, शाबाश, बहुत अच्छे। 18 कहाँ पर है, तो 18 C में है और जो C वाला है वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक भैया,
और इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको जब मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया है तो वहाँ पर भी मैंने आपको इसको बताया है, ठीक है। अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें याद होंगी। तो सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा है एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 है। पहली बात बेलन की है, दूसरी बात त्रिज्या और ऊंचाई की बात कर रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि सर त्रिज्या r होती है, ऊंचाई h होती है, इनका योगफल 17 सेंटीमीटर है, तो अच्छी बात है, दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बाद, बेलन की, ठीक है। तो एक बार हमने आपको फार्मूला बताया है जो पढ़ाया है, तो ये क्या होता है 2 पाई RH होता है, ठीक है। मतलब पूरा एक ही फार्मूले में लिख दूँ तो ये होता है 2 पाई R इंटू H प्लस R। ये कितना हमको दिया गया है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। या 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 पाई R ऐसे लिख लो, ठीक है, या इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, ताकि काटना तो है ही हमको। 2 इंटू पाई मतलब कितना होता है 22/7 इंटू R। अच्छा H प्लस R कितना है 17 है, ये हम सभी को दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना, दिख रहा है, ठीक है। ये 748, इसको काट पीट मचा दो। देखो कैसे हम लोग इसको काटने वाले, 2 से इसको काटो, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, ठीक है। आगे काट देते हैं हम, 17 दूना 34, ठीक है। कितना बचने वाला है 3 और 17 दूना 34, ये 22 से ये वाला 22 कट जाएगा, नीचे बचेगा 7, इधर बचेगा 1। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 7। अब सवाल ने क्या पूछा है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, मुझे बता दो बेलन की ऊंचाई। भाई ये कितना है, ये 7 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए, और यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ए में है, ए वाला हमारा बिल्कुल सही वाला जो जवाब है वो हो जाएगा, ठीक भैया। समझ पाते आ गए ना, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया था पहले ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बड़ा है, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने जैसे इसको लिखा है वो भी अपने आप में अद्भुत है। मतलब पेपर वाले तो ये चाहते ही हैं ना कि वो सवाल को थोड़ा सा गंदा करके लिखें ताकि हम फंसे उसमें, लेकिन हम लोग भी ऐसे लोग हैं ना, इतना मेहनत करके पढ़ते हैं कि हम फंसने वाले नहीं हैं, सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। तो सवाल ने कहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक्स, यानी एक्स के बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। फिर आगे क्या करें, इसकी विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी वाई को 22 सेकंड में पार करती है। जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में, मैं इधर से आ रहा हूं और वो उधर से आ रही, हम दोनों पार करेंगे तो एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगे, और जब हम दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो हम पता करते हैं कि इन दोनों की कुल मिलाकर के कुल स्पीड कितनी रही होगी। एक की 50 है और एक की कितनी है 76 है, ठीक है। तो कुल स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 50 और 76, कितना हो जाएगा तो 7 और 5 12, 126 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ, ठीक है सर। अच्छा 126 को इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18, 18 सत्ते 126, 7 पचे 35, 35 मीटर पर सेकंड आएगा। ये इन दोनों की स्पीड है, ठीक है। अब ये दोनों क्या काम करते हैं, 22 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि दोनों की कुल लंबाई कितनी होगी, 35 को 22 से गुणा करा दो, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 7 77, यानी दोनों लोग कुल मिला करके कितनी दूरी को ट्रेवल करते हैं, तो हम कह रहे हैं सर 770 मीटर। लेकिन जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई तो 345 मीटर है, 345 मीटर है, कितनी मीटर है 345 मीटर है किसकी, पहली ट्रेन की लंबाई। तो दूसरी की लंबाई कितनी होगी भाई, ये दोनों लोगों ने 22 सेकंड में 770 मीटर की डिस्टेंस को तय किया, लेकिन पहले ट्रेन की लंबाई तो 345 ही है, तो बाकी कहाँ गया, बाकी किसको तय कर लिया, वो दूसरी ट्रेन रही होगी। घटा दो, 10 में से 5 निकल जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 3 जाएगा 4, 425 मीटर दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई है वाई की। क्लियर है। अब आगे सवाल ने क्या कहा, क्वेश्चन ने अब आगे कहा है कि जो 905 मीटर लंबे पुल को पार करने में जो वाई ट्रेन है वो कितना समय लेगी, यानी कितने लंबे पुल को यह पार करेगी 905। तो भैया इसकी खुद की लंबाई भी 425, 905 कितना है पुल है, तो 9 4 13, 1300 कितना हो जाएगा 30 मीटर, 1330 मीटर की दूरी को ये तय करना चाहती है, ठीक है। कितनी दूरी को भैया 1330 मीटर दूरी को, इसकी चाल कितनी है, तो इसकी चाल भैया कितनी है, जो वाई ट्रेन है वाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी चाल है 76 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर जो हमें टाइम दिया गया, वो जो दूरी दी गई है ये मीटर में है, तो जो इसकी चाल है इसको हमें मीटर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इसको हम लोग काट पीट लेते हैं, ठीक है। तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, यानी 38 × 5/9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 38 × 5, और 9 कहाँ चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। भाई
सवाल ने क्या कहा, समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी थी 1330, चाल कितना निकल करके आया, चाल निकल करके आया 38 गुणे 5/9, ठीक है। तो 38 गुणे 5/9 नीचे होगा तो 9 सबसे नीचे होगा, इसलिए सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। हल करते हैं तो देखो 19 दूना 38 और 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है, ठीक है। और ये जीरो का जीरो उतार लेंगे, क्लियर है। 5 दूनी 10 से ये जीरो खत्म हो जाएगा और 7 नम्मा कितना हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। 63 सेकेंड, भाई समय हमने निकाला है तो ये कितना हो जाएगा, 63 सेकेंड का टाइम वहाँ पर उसको लगेगा। ऑप्शन कहाँ पर है, सी में है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भैया। मतलब बढ़िया सवाल था, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा है और कोई कैलकुलेशन नहीं थी, चीज़ें बहुत आसान निकली, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये हल हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा दशमलव में है तो आपको लगेगा कैलकुलेटिव है, हो सकता है थोड़ा सा गंदा लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग कर पाएंगे। सवाल ने कहा है कि 20%, 30% और 5% की 3 क्रमिक छूट देकर किसी वस्तु को 452.20 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो क्या है, अच्छा आगे पढ़ भी लेते हैं। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 55% की एकल छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब इसके कहने का ये है कि हमें अंकित मूल्य नहीं पता है, पहले जब उसको 3 छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य हमें पता है। सवाल ने हमसे ये कहा है पहले तो तुम अंकित मूल्य बता करो और उसके बाद में अगर उस पर हम 55% की छूट देते हैं तब उसको हम कितने रुपए पर बेच रहे होंगे। तो इस बात को हम लोग कैसे पता करेंगे, चलो निकालते हैं। सबसे पहले अंकित मूल्य निकालेंगे, कैसे निकलेगा। यहाँ पर सवाल ने क्या किया है, 3 छूट दे रहा है, एक 20 की, एक 30 की और एक 5 की। तो जब वो 20 की छूट दे रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर वो 20 की छूट देने का मतलब ये है कि वो 10 रुपये की चीज़ को 8 रुपये पर बेच रहा है। फिर 30 की छूट दे रहा है तो मैं कह रहा हूँ 10 रुपये की चीज़ को वो 7 रुपये पर बेच रहा है, ठीक है ना। फिर वो 5% की छूट दे रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ सर वो 20 रुपये की चीज़ को 19 रुपये पर बेच रहा है। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा हल करते हैं इनको। देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, अब इनको गुणा करा लो। 10 दामा 100 पंजे कितना हो जाएगा, 500। और इधर अगर हम इनको गुणा कराते हैं, ठीक है, तो ये देखो 19 सत्ते 133 और 133 दुना कितना हो जाएगा, 133 को अगर 2 से गुणा कराएंगे 266, बोलो ये आएगा। 200 कितना आएगा, 66 आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब क्या करता है, देखो इसको हम लोग 100 बना लेते हैं, 500 को हम लोग क्या करते हैं 100 बना लेते हैं। क्यों, ताकि हमको चीज़ें एकदम और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। चलो बना लेते हैं। 5 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से भाग करना पड़ेगा, इसको भी 5 से भाग करते हैं। देखो कितना हो जाएगा, 5 हम 25, ठीक है, 5 हम कितना हो जाएगा 25, एक बचेगा 15, 5 तियाँ 15, एक बचेगा, ठीक है 16 था तो 15 निकलेगा, एक बचेगा। और 10 5 दूनी 10, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर 100 रुपये की चीज़ को वो 53.2 रुपये पे बेच रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने क्या कहा कि उसको वो 452.2 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। वो कितने में बेच रहा है, 452.2 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक डिजिट के बाद में दशमलव यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है, तो दशमलव नाम की चीज़ है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। जो दशमलव नाम की चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये हमारे पास बन जाएगा 532 और ये हमारे पास बन जाएगा 4522, ठीक है। इसको काट करके देखते हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो किससे काटे, सबसे पहले तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 23 चौके 52 होता है ना, कितना हम कर रहे हैं 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक बचेगा और 2 चौके हम क्या कर रहे हैं यार 26 होगा ना, 26 दूना 52 होता है, हाँ। तो एक बचेगा, 2 छाक कितना हो जाएगा 12, 266, ठीक है। इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 छाक 12, 2 एक कम 2, ठीक है। अब ये 6 2 8 2 10 और 1 11 और ये कितना हो गया 6 6 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। देखते हैं क्या ये 19 से कट जाएगा, ठीक है। तो 19 एकम कितना हो जाएगा 19, ठीक है, और 7 बचेगा, हाँ कट जाएगा। तो 19 एकम 19 और 19 चौके कितना हो जाएगा 76, ठीक है भैया। 19 एकम 19, 7 बचेगा, 19 चौके 76, 19 एकम 19, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 19 3 22 होता है ना, तो 3 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 19 दूना कितना होता है 38, यानी कि काम नहीं हो पाया। तो 19 एकम फिर से 19 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितना था 36, 36 में से किसको हमको घटाना है 19 को घटाना है। तो 19 मत घटाओ, 19 दूना कितना होता है 38, यानी 17 बचेगा और 17 बचेगा और यहाँ पर 1 है, तो 19 नवा कितना होता है 171, 19 नवा कितना होता है 171 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें 100 की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। इसको हम फिर से काटते हैं, देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 से इसको हम लोग जब काटेंगे, ठीक है, तो 7 एकम 7 कितना बचेगा 4 और 7 सते 49। 2 की वैल्यू अगर 17 है, इसको किससे गुणा कराएंगे 100 बनाने के लिए, तो हम कह सकते हैं सर 50 से,
तो 50 से इसको क्या करो, गुणा करा दो, और 50 से इसको भी गुणा करा दो, ठीक है। तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85, यानी 850। तो हमें कह सकते हैं सर उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 850 रुपये था, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने हमसे ये कहा है कि इस पर 55% की छूट दे दी जाए। मुझे एक बात बता दो, अगर वो 55% की छूट देगा इसका मतलब क्या है कि वो उसको 45% पर बेचेगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 नवा कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। गुणा करा लेते हैं, तो 9 पछे कितना हो जाएगा, 45, और 9 अठे 72, और 4 कितना हो जाएगा, 76। इसको 2 से भाग कर दो, तो 2 तैया 6 और ये 2 अट्ठे 16, 38 आ रहा है, कहीं है ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं है। 3 अट्ठे 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 दूनी 4, 382। तो 382 एक ही ऑप्शन है, पहला वाला 382.5। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है भैया। बस इतना सा आपको करना है, मतलब कुछ है नहीं, ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बिल्कुल आराम आराम से एक एक चीज़ काट करके मैंने इसलिए कहा है। अब बात ये है कि इसको आप कितनी स्पीड में काट सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप इसको कितनी स्पीड से काट सकते हो। ये मत देखना कि सर इतना लंबा क्यों गया, कुछ नहीं गया है, यहाँ पर केवल इसको काटा गया। अगर आप चाहो तो इसको एक ही बार में अगर काट दो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, ऑप्शन जो ए है वो इस सवाल का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद में अगर आप लगा दोगे तो मैं मान लूँगा कि आपका सिलेक्शन एकदम 110% निश्चित है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपसे लग जाता है तो, ठीक है। और नहीं लगता है तो फिर मैं तो हूँ ही बताने के लिए। सवाल ने कहा है, देखिए क्या है, सवाल ने कहा है एक समूह में कुछ व्यक्तियों का जो औसत है वो 70 किलोग्राम है। कुछ व्यक्ति हैं, औसत कितना है, 70 किलोग्राम है। जब 60 किलोग्राम औसत वाले 15 व्यक्ति समूह को छोड़कर चले जाते हैं, या 87.5 किलोग्राम औसत वाले 15 व्यक्ति इस समूह में शामिल होते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में समूह में व्यक्तियों का जो औसत है वो बराबर रहता है। आरंभ में इस समूह में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। थोड़ा सा रुको एक सेकंड के लिए और सोचो कि आप इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हो, ठीक है। ये एक कोई एकदम नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको नॉर्मल हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, क्या सवाल कहना चाह रहा है, वो बातें यहाँ पर हमको समझनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसको बहुत ईजी तरीके से तभी लगा सकते हो जब आपने एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है। और मैंने जब पढ़ाया था, अगर आपने उस समय की क्लास को देखा होगा तो श्योर है आपने इसको समझा होगा, और अगर आपने रिवीजन किया होगा तो ये आपसे लग जाएगा। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा, ठीक है, और उस समय भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो ये आपसे नहीं लगेगा। अब इसको कैसे लगाएंगे वो बात हम आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, मैं एक बात मान लेता हूँ कि पहले जो व्यक्ति थे वो n थे, पहले कुल कितने व्यक्ति थे, n थे, ठीक है। अब n व्यक्ति थे, जो एवरेज था वो 70 था, ठीक है। अभी क्या होता है, 15 आदमी निकल जाते हैं, तब उनका जो एवरेज है, जो 15 आदमी निकलते हैं उनका जो एवरेज होता है वो 60 होता है, ठीक है। कितना होता है, 60 होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि था कितना, पहले 70 था, 60 वाले अगर निकल गए तो 10 एवरेज बचा, यानी 10 किलोग्राम कम कम लेकर के गए हैं। 10 किलोग्राम कितना लेकर के गए हैं, कम कम लेकर के गए हैं। और 15 लोग चले भी गए, 15 लोग चले भी गए, ये बात समझ में आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 15 लोग गए हैं वो लोग 10-10 किलो कम लेकर के गए हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ सर 150 किलोग्राम कुल कम गया। तो अब जो 150 किलोग्राम है वो कहाँ बटेगा, तो वो बटेगा जितने लोग बचे हैं। तो कितने लोग बचे हैं, तो n-15 लोग बचे हैं। बोलो इतने लोग बचे हैं ना, अभी भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना। तो एक कंडीशन तो हो गई है, ठीक है। दूसरी कंडीशन सवाल ने क्या कहा, दूसरी कंडीशन ये कहा है कि जो 87.5 वाले 87.5 वाले लोग भी थे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, 70 से 87 की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं सर ये 17.5 ज़्यादा है। अच्छा, 15 लोग इसमें भी थे जो आए हैं, इतना वजन ले करके 15 लोग आए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जो वजन हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, भाई देखो अगर 70 ही आया होता फिर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 70 अगर आया होता तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। लेकिन 87.5 किलो के 15 व्यक्ति आए हैं, इसका मतलब ये है कि 15 जगहों पे 17.55 किलोग्राम ज़्यादा आया है। लेकिन जब सभी लोग उस समूह में शामिल हो जाएंगे, ठीक है, तो कुल जितने व्यक्ति हैं सब में ये बट जाएगा, ठीक है। तो कितना बटेगा सब में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर 17.5
गुणे 15 जितना भी होगा ये बटेगा n+15 लोगों में। कितने लोगों में ये बटेगा? तो n+15 लोगों में ये बटेगा। और ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल क्यों होंगी? क्योंकि इधर इसकी वृद्धि और इधर इसकी कमी, इन दोनों होने की वजह से जो एवरेज है वो समान है। सवाल ने ऐसा कहा है कि दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में जो उसका औसत है वो बराबर रहता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। देखो 15 कम 15, 15 दहम्मा कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और कर सकते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15, 2 बचेगा और पचहम कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। इनको गुणा करा लो इनसे, तो ये 2 का n के साथ में गुणा होगा, कितना हो जाएगा? ये 2n हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 2n हो जाएगा। और 15 दूना कितना हो जाएगा? ये तो ये प्लस का 30 हो जाएगा बराबर। इनको गुणा करा लो, 3.5 का n से गुणा कराएंगे तो 3.5n आएगा। बस इतना ही है। और माइनस का 15 का इसके साथ में गुणा कराना है, तो हम ये कह सकते हैं सर 15 गुणे 3.5 ऐसे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? शाबाश। अब क्या करना है? देखो जो ये 2n है उसको उधर लेकर के जाओ, घट जाएगा। तो 3.5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1.5, यानी कि 1.5n हमारे पास यहाँ बचेगा। और बराबर में ये जो ये है ये इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर ये 30 तो 30 होगा और प्लस इनको गुणा करा लो। 15 पचे कितना हो जाएगा? 75, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52, यानी 52.5। इनको जोड़ लो तो देखो कितना होगा? 50 30 80 2 82.5, कितना होगा? 82.5। और ये किसके बराबर है? 1.5n के बराबर है। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी? 82.5 और बटे में कितना होगा? 15। हल कर लो। 15 पचे 75, 7 और 15 पचे 75, कितना वैल्यू आएगा? 55। n की वैल्यू कितनी आ गई भैया? तो 55 आ गई। और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो डी वाला है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से लगाना चाहेंगे तो बहुत लंबा सवाल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये और आप इसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो पता नहीं लगता है या नहीं भी लगता है, दोनों बातें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लास कोई भी हो वो बहुत ज़बरदस्त होती है। हर क्लास में 1-2 प्रश्न ऐसा आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब मान लो कि आप अगर यहाँ पर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और कोई ऐसा बच्चा जो यहाँ तक आने से पहले ही वो चला गया, ठीक है, तो ये सवाल उसको नहीं आएगा। और मान लो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या करोगे? वहाँ पर इसको आप नहीं लगाने वाले हो। इतना गंदा सवाल आप एग्जाम के हॉल में नहीं लगाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? गंदा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जीडी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा गंदा ही लगेगा। ठीक भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन ने कहा है 6 गुणे और ब्रैकेट के अंदर है 4 × 5 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 + 7 - 8 की वैल्यू कितनी? हल कर लेते हैं। 25 चौके कितना होगा? 100। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 100 और बटे में 3 और माइनस का 1। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 200 को 100 से गुणा कराओगे, 200 - 1 कितना आएगा? तो 199 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? तो बी पर है। अब ये बहुत छोटा सवाल निकला। ठीक है भैया, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हल हो गया हमारा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी शायद मैंने आपको करवाया है। सवाल ने कहा है कि विवाह के समय एक पति और पत्नी, उसी की पत्नी है, कि जो औसत आयु थी वो 25 वर्ष थी विवाह के समय। आज की बात करें 7 वर्ष बाद, यानी आज उनका 2 वर्ष का बच्चा भी है। तो अगर मैं आज की बात करूं, देखो 7 साल पहले 25 थी, अगर मैं आज की बात करूं तो 25 + 7 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कुल कितने लोग हैं? 2। तो मैं कह रहा हूं सर 64 वर्ष उनकी उम्र का योग हो जाएगा आज। और आज उनका एक 2 साल का बच्चा भी है, तो 2 साल का बच्चा अगर इसमें जुड़ जाएगा तो कुल उम्र का योग कितना हो जाएगा? 66। लेकिन सवाल ने कहा है वर्तमान में जो परिवार है उसकी औसत आयु कितनी है? देखो अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 3 हो गए। 3 से इसको भाग कर दो, कितना आएगा? 22 वर्ष आएगा। ये हमारा सही आंसर होगा और ए वाले ऑप्शन में है तो सही हो जाएगा। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है और इस तरीके का सवाल मेरे हिसाब से हर सेट में देखने को मिलता है, तो इसको ज़रूर अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल ने कहा है कि गोविंद, रहीम और सुधीर, गोविंद, रहीम और सुधीर ये 3 लोग हैं नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को 8, 12 और 15 दिन में करते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम पता करते हैं। काम को 120 ले लेते हैं। 8 15 में 12 दहम्मा 120 और 15 अट्ठे 120। ठीक है,
सवाल ने कहा है कि यदि वे साथ में मिल करके काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करो। अच्छी बात है। 15, 10, 25, 25 और 8 कितना होता है? 33 होता है। यानी 120 काम को 33 की स्पीड से अगर करेंगे, 3 11 में 33, 3 चौको 12, 40, यानी कि हम कह सकते हैं सर 40/11 दिन का समय उनको यहाँ पर लगेगा। कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी में है और यही हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में है और ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? तो सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर हम चलें। बहुत अच्छे। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या कहा है कि 263, ठीक है, 263 की जो पावर है वो 149 है, प्लस 263 की पावर 150 है और प्लस 263 की पावर 141 है। और सवाल ने कहा है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इसके इकाई का अंक क्या होगा? अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था जीडी में, जब मैंने स्टार्ट में पढ़ाना शुरू किया था। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था। कोई बात नहीं है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। देखो, यहाँ पर पूरा नहीं देखना, केवल 3 देखो। और मैंने 3 के लिए आपको कहा था कि जो 3 में इकाई का अंक होता है वो पावर 4 होने के बाद में रिपीट होती है। ठीक है, यानी 3 के लिए इसको 4 से डिवाइड करो। तो 4 से अगर हम 149 को भाग करते हैं तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा? 12, 2 बचेगा तो 29 हो जाएगा। 4 सते 28 यानी 1 बचेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर 3 की पावर 1 होगी। 49 से 1 पावर ज़्यादा है तो 3 की पावर 2, और यहाँ पर 49 से 3 ज़्यादा है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 3 की पावर 3 का मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। 27 में इकाई का अंक कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, और देखो 9 3 12, 12 और 7 कितना होता है? 19। तो 19 में इकाई का अंक 9 है, मतलब इकाई का जो अंक होगा वो 9 होगा। ऑप्शन की बात करें तो बी वाला, और बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया? तो जो बी वाला है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, बहुत छोटा सवाल देखने में लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सवाल ने कहा है कि किस राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज दर पर x वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपए x होगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे पास 100 रुपये की राशि थी, हमारे पास राशि कुल कितनी थी? 100 रुपये थी। ठीक है, अच्छा 100 रुपये पर हमको ब्याज कितना लेना है? 100 रुपये लेना है। सवाल ने कहा है ना कि ब्याज x होना चाहिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि 100 रुपये पर अगर साधारण ब्याज 100 रुपये है तो जो x ब्याज होता है वो RT के बराबर होता है, यानी RT बराबर x, मतलब ब्याज की दर गुणे समय। अब सवाल ने हमसे ये भी कहा है कि जो ब्याज की दर है वो भी x है और समय वो भी x है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जो ब्याज की दर है और ये गुणे का निशान है और ये भी x है, तो ये किसके बराबर होगा? x के। तो एक x से एक x को काट दो तो x किसके बराबर हो जाएगा? ये ऐसे, हाँ, जो देखो अब भाई सवाल ने यही तो कहा है ना, तो जो x है यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा x, यानी 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, x किसके बराबर होगा? 1 के। तो जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर होगी? 1/x के। सिंपल सी बात है, जो मेथड है वो मेथड है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू ही तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? 1/x के। हमसे सवाल ने पूछा है आपका मूलधन कितना है, वो धन कितना है। ठीक है, तो वो धन कितना है? 100 हमने माना है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 100 को अगर 1/x से गुणा करा देते हैं, क्या लिख रहा है आज, तो 1/x से गुणा करा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 100/x हो जाएगा और यही हमारा रिजल्ट होगा। ऑप्शन कहाँ पर है? तो ए में है। ठीक है, ए वाला हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अब बात क्या है कि यहाँ पर x² किया, यहाँ पर हमने x किया, लड़का देखेगा तो सोचेगा अरे ये क्या हो गया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो है, जो चीज़ पढ़ी है हमने वो पढ़ी है, डंके की चोट पर पढ़ी है, वो सही है, मतलब सही है, चाहे x पूछे, चाहे y पूछे, चाहे कुछ भी पूछे। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके का सवाल समझाया है, क्या ये इससे लगा या नहीं लगा? लग गया ना? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा समझना है, ये गुणे का छोटा सा निशान है और ये x है। ठीक है, मैंने जब बोल के बताया है तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ गए ना? अच्छा सवाल था और इसको नोट करके रख लेना कि ये अच्छा सवाल है। ठीक है भैया, तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल ने कहा है कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज पर कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। मैं ये मान रहा हूँ कि 100 रुपये की राशि है, ठीक है, ये 200 हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर सर जो हमको ब्याज मिला होगा वो 100 रुपये ब्याज मिला होगा। ठीक है, देखो 100 रुपये की राशि अच्छी बात है, इस पर जब हमको ब्याज 100 रुपये मिलता है तो जो ब्याज होता है वो RT के बराबर होता है, जैसा हमने अभी आपको बताया। ठीक है, R की बात करें तो ये 12 है, T हमको पता है नहीं, तो ये हो जाएगा 100। अगर हम बात करें समय की तो सर वो 100/12, 12 से इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 12×96, फिर 4/12 आएगा। अब 4/12 को अगर हम वर्ष में महीनों में कन्वर्ट करें
तो ये 4 वर्ष आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे 12 है, तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर जो समय लगेगा वो 8 वर्ष और 4 महीने का समय लगेगा, यानी 4 माह का समय लगेगा। कहाँ पर भैया? 8 वर्ष 4 महीने, तो सी में देखने को मिल रहा है, सी वाला हमारा सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? जो सी वाला है वो हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा सवाल। सवाल ने कहा है कि 782 रुपये को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग कितना? देखो 1/2 और 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित करते हैं कितने रुपए को? 782। पहले इनको हम देखते हैं ये है कितना। इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 12 आएगा। तो 2 से 12 को भाग करो 6 आएगा, 3 से 12 को भाग करो 4 और ऊपर 2 है तो 4 दूनी 8, 4 से इसको भाग करो 4 3 12, 3 आएगा, ऊपर 3 है तो 9। अब कुल कितना पैसा हो गया भैया? तो 9 8 17 और 6 23, कुल 23 रुपये हो गए। मेरे हिसाब से सवाल के हिसाब से 782 है। कितना है? 782 रुपये है शायद, हाँ ठीक है। अब इसको भाग करते हैं, देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 23 तियाँ कितना होता है? 69। 23 तियाँ कितना होता है? 69 होता है। और 69 और 9 कितना होता है? 78 होता है। तो 9 यहाँ पर आएगा, 23 चौको 92, 1 की वैल्यू आ गई 34। सवाल ने क्या पूछा था? सवाल ने कहा था कि पहला भाग कितना है? पहला भाग 6 है, तो 6 की वैल्यू निकालो, इसको गुणा करा दो 6 से, 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, 2 20, 204 कहाँ है? तो 204 बी में है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं, इसी स्पीड से आपको लगाना है और पेपर में तो आपको एकदम 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 मतलब ख़त्म कर देना है सवालों को। ठीक है, सवाल देखो और आंसर बस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया सवाल। सवाल ने कहा है, सवाल को पहले समझो। क्वेश्चन ने कहा है कि 2310 लोगों को 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहली पार्टी के 1/2, दूसरी पार्टी के 1/3 और तीसरी पार्टी के 1/6 भाग में लोगों की संख्या जो है वो बराबर हो। अब ये हम कैसे बांटेंगे? तो सवाल कैसे इसको लगाएंगे, चलो देखते हैं। इस प्रकार विभाजित करना, ठीक है। तो देखो क्या है ना कि पहली पार्टी का 1/2 हिस्सा और दूसरी पार्टी का 1/3 हिस्सा और तीसरी पार्टी का 1/6 हिस्सा। ठीक है, बात समझ में आ गई? शाबाश। मैं मान के चल रहा हूं कि जो पहली पार्टी थी उसमें कुल 2 लोग थे, ठीक है, और जो दूसरी पार्टी थी उसमें कुल 3 लोग थे, और जो तीसरी पार्टी थी उसमें कुल 6 लोग थे। हम इसको क्यों मान पा रहे हैं? इसलिए मान ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो ऊपर है वो 1 1 1 है। ठीक है, अच्छा 6 3 9 और 2 कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। और 11 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है 2310। तो 11 1 कम 11, 11 दूना 22 और 11 1 कम 11, भाई 1 बचेगा, 210। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210 आ जाएगी। अब बात यह है, सवाल ने हमसे पूछा था कि वो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है, कितने कितने लोग जाएंगे। तो 2 की वैल्यू निकालो सबसे पहले, ठीक है। तो 2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे यानी ये, तो ये कितना हो जाएगा? पहली जगह पर 210 दूना कितना हो जाएगा? 420, ठीक है। दूसरी जगह पर अगर हम 3 की वैल्यू निकालें तो 2 3 कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। अगर तीसरी जगह की बात करें तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 1200 और 60, 1260। तो यही 3 लोगों को हमने बांट दिया है। इनको अगर आप जोड़ोगे तो यही 2310 आएगा। अब बात यह है कि सर 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली और उसके बाद में आपने इसकी वैल्यू निकाल दिया, लेकिन जो प्रश्न ने हमसे पूछा था कि तीनों पार्टियों में 1/2 और 1/3 और 1/6 अगर निकालेंगे तो वो बराबर होगा, वो कहाँ है? वो निकल आया। वो कैसे निकल करके आया? देखो 1 की वैल्यू 210 आ गई और इन तीनों में 1 1 1 ही है। अगर यहाँ पर ये कहा जाता है इसका 1/2 इसका 2/3 तो चीज़ें थोड़ी गंदी हो जाती, ठीक है। तो 1 ही तो वो यूनिट है जो तीनों में बराबर होगा, यानी इनका जब 1/2 निकालोगे तो 210, इनका 1/3 निकालोगे तो 210, इसका 1/6 निकालोगे तो भी 210 आएगा और वो तीनों पार्टियों में बराबर होगा। बात समझ में आ गई? गुड। तो ये बात आपको क्या है? समझनी है, ठीक है। और तभी समझोगे जब आप क्या करोगे? बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, ठीक है। और मैं आपको तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, बस आपको क्या करना है? साथ में बने रहना है, ठीक है, और अपना काम भी करते रहना है। और वो काम आप जानते हैं आपका काम क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सवाल ने कहा है एक वस्तु को रुपये 5800 में बेचने पर होने वाला लाभ 2200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। देखो सवाल ने क्या कहा? 5800 में उसको लाभ होता है, लेकिन जब 2200 में बेचते हैं तो उतनी ही हानि होती है। पहली तो बात, इनके बीच का अंतर देखो,
ये 2 जीरो हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, ये 3600 रुपये आया। मुझे एक बात बताओ 3600 कब आया? 3600 तब आया, देखो जो हमारी संख्या थी वो कहीं यहाँ पर थी, इससे हम उतना ही इधर गए जितना हम इधर गए। भाई इस पर उतने रुपए की हानि होती है जितना इस पर लाभ होता है, तो ये जितना इधर गए उतना इधर गए, तो ये 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। इसको 2 से भाग करो, कितना आएगा? 1800, यानी 1800 रुपये वो है। सवाल ने क्या कहा था? तो कि होने वाली जो हानि के बराबर है, तो जो लाभ है वो रुपए में कितना होगा? तो जो लाभ है वो 1800 रुपये का होगा। अगर हम उसको 5800 पे बेचते हैं तो 1800 का लाभ होगा, और अगर उसको हम 2200 पे बेचते हैं तो 1800 रुपये की हमको हानि भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं? आपस में बराबर है। क्लियर है? शाबाश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? दो धनात्मक संख्याओं a और b, जहां पर a बड़ा है b से, ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन b है, 11:8 के अनुपात में है। मतलब कहने का ये है कि जो दो संख्याएं हैं, एक संख्या a है और एक संख्या b है, इनका जो अनुपात है वो 11:8 है। ठीक है चलिए फिर आगे क्वेश्चन ने कहा है कि यदि a के 7 गुने और b के 4 गुने का अंतर 225 है, a का 7 गुना, इसका गुना कर दो 7 से तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, और इसका गुणा कर दो 4 से तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। इनका जो अंतर है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 225 के। इनका अंतर देखो कितना है? 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 45 बराबर है 225 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? 5 के। ठीक है, 45 पंजे कितना होता है? 225 होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 2a + 3b का मान कितना? देखो 2a + 3b को हम कैसे निकालेंगे? 2a + 3b ये क्या है? 3 है। ठीक है, 2a + 3b का मान कितना होगा? तो देखो भैया क्या है, a की वैल्यू कितनी है? 11 है, तो 2a मतलब कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, समझना चीज़ों को जरा। और b की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 3b कितना हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएगा। इनको सबसे पहले जोड़ो, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 2 2 4 कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, 46 आ गया। लेकिन बात यह है कि सर 46 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 46 की वैल्यू कितनी होगी? अगर इसको हम 5 से गुणा करा देते हैं तो 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30 आएगा, 3 5 चौके 20, और 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? तो ऑप्शन डी में मिलेगा, और यही हमारा जो है वो सही वाला क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जो अगला सवाल है वो ज्योमेट्री का है। ठीक है, और उसको आप देखिएगा, उसको हम लोग कितने तरीक़ों से लगा सकते हैं, मैं इसके 2 तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो सवाल नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 17 बहुत अच्छा सवाल है, पढ़िए इसको। सवाल नंबर 17 ने कहा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोणों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी का उपयोग किया गया है। घोड़ों के द्वारा जो चरे गए स्थान का कुल क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे? देखो बात क्या है, हम अगर ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे अगर हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, तो अब 7 मीटर रस्सी है तो हमने माना ये है। अब घोड़ा इतने एरिया को चर पाएगा, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो एक वृत्तखंड भी होता है। जैसे अगर हम एक सर्कल यहाँ पर देख लें, ठीक है, और ये, तो ये एक वृत्त का खंड हो गया, एक टुकड़ा हो गया। इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है θ/360 × πr²। ठीक है, कितना होता है? πr², जहाँ पर जो r है वो क्या है? त्रिज्या है। भाई इसको अगर हम लोग ऐसे आगे घुमा देते हैं तो ये एक सर्कल बन जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है, अच्छा थीटा क्या होता है? थीटा वो होता है जो यहाँ पर एंगल होता है, लेकिन हमें तो नहीं पता कि ये एंगल कितना है। हमें तो ये बात नहीं पता है कि एंगल कितना है, तो हम ये बात मान सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल है वो एक समबाहु त्रिभुज है, और जब ये समबाहु त्रिभुज होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 60 अंश का हो जाएगा। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये 60 अंश का है। मैं आपको लगाने का तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कितना मान लेते हैं? 60 मान लेते हैं, और r हमारे पास कितना है? 7 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 गुणे कितना हो जाएगा? 7। पाई की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी 22/7। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो 1/6 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते, ये 6 है हमारे पास। ठीक है, 1/6, और ये 22 है, और ये 7 अभी भी एक साथ बचा हुआ है। इसको हम लोग काटते हैं थोड़ा सा, तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा? 6, और 2 11 में इतना, 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77/3। ठीक है, ये क्या आएगा? ये आएगा एक हिस्से का ये वाला क्षेत्रफल। लेकिन ऐसे तो यहाँ पर तीनों कोनों पर घोड़े बांधे गए हैं, तो तीनों का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 77। ठीक है, एक तो तरीका ये है। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा डाउट फील करें कि नहीं सर हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें एंगल नहीं पता है, तो फिर इसको हम कैसे लगाएंगे? तो एक बात मुझे यहाँ पर बता दो, सिंपल सी बात, कि यहाँ पर जो भी एंगल बने, मैं नहीं मानता कितना भी बनेगा, यहाँ पर जो भी बने, यहाँ पर जो भी बने, ठीक है, जो घोड़ा घास चरेगा
चूँकि जो रस्सी की लेंथ है वो 7 मीटर है, मतलब अगर हम सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो जो रेडियस आएगा वो 7 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, गुड। अब क्या होगा, चूँकि वो तीनों जगहों पे काम करेगा, तीनों जगहों पे घास खाएगा, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी वो जितने एंगल का घास खाएगा, यहाँ पर जितने एंगल का घास खाएगा और यहाँ भी जितने भी एंगल का वो घास खाएगा, तीनों एंगल को अगर हम बात करते हैं, ये हम सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड की यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो 180 डिग्री का घास खाएगा कि नहीं खाएगा? भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, कुल कितने में से खाएगा? तो 360 में से खाएगा। फिर इसको अगर हम पाई आर स्क्वायर कर दें, यानी कि 22/7 कर दें यहाँ पर। ठीक है, और आर कितना है? 7, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 180 एक कम, और 180 कितना होगा? 2 ना, और 2 से इसको काट देंगे 11, 11 से अगर इसको गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा? 77, फिर से वही हमारा 77 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, आप जिस भी तरीके को ज़्यादा सफिशिएंट समझो, ज़्यादा अच्छा समझो, ठीक है, उसको आप यहाँ पर ले सकते हो। 77 कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी में है, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पहला वाला तरीका भी गलत नहीं है, हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सवाल ने क्या कहा है? देखिए, सवाल ने कहा है कि 60 किलोमीटर की यात्रा, 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा करने पर एक कार को निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। मतलब जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, वो किसी भी यात्रा को करता है, एक निश्चित दूरी को तय करता है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। उसी दूरी को अगर वो 1.5 घंटे में तय करना चाहता है, तो इस कार की जो स्पीड है, जो चाल है, वो कितनी होनी चाहिए? देखो क्या है, वो पहले दूरी को मतलब कितने घंटे में तय करता है? 4। अब कितने में तय करना चाहता है? तो 1.5 घंटे में। दूरी देखो बराबर है, ये क्या है? ये टाइम है। हम सभी लोग एक बात जानते हैं, हम सभी लोग क्या बात जानते हैं कि जो टाइम है, टाइम का जो उल्टा होता है वो हमें स्पीड मिलता है। कब मिलता है? जब दूरी बराबर होती है। तो ये 1.5 और ये 4, ये क्या होगा? स्पीड होगा। जब उसको 4 घंटे लगते हैं तब उसकी स्पीड कितनी है? तो वो 60 है। 15 का कितना गुणा? तो हम कह सकते हैं सर 40 गुना। 40 को 15 से, भाई 15 चौके 60 और दशमलव ये 0 काम करेगा। ठीक है, तो 40 गुना है, 40 को अगर हम लोग इससे गुणा करा देते हैं तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 160। यानी उसकी स्पीड अगर 160 किलोमीटर पर आवर होगी तो उसी दूरी को तय करने में वो 1.5 घंटे का समय लेगा, जितना अगर वो 4 घंटे पहले लेता था, जब उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है भैया, अच्छा सवाल था, मतलब सिंपल सी चीज़ थी, बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं ये कैसे लगाएंगे। सवाल ने कहा है 16% छूट देने के बाद में 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को रुपये 210 क्रय मूल्य वाली वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना रखना होगा? अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्रय मूल्य पता है, वो कितना है? 210 रुपये। ये क्या है? सीपी है। तो हम लोग यहाँ पर ये बताते हैं कि सर एसपी कितना होगा, कैसे बनाएंगे? देखो, उसको क्या हो रहा है? 16% का लाभ हो रहा है। उसको क्या हो रहा है? 16% का लाभ हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो लाभ तो सीपी पर ही देखते हैं, यानी कि इसका 16% अगर हमको लाभ देखना है तो 210 का 16% निकालते हैं। ठीक है, 16 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये कट जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 8 से इसको गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा? 168। इसको 5 से भाग कर दो तो 5 तियाँ 15, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30, 33.6। 210 में अगर हम लोग 33 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 243.6। ये कितना है? ये उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्या है? उसका विक्रय मूल्य है। लेकिन सवाल, अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो सवाल ने क्या कहा है? इस पर उसने 16% की छूट भी दी है और हमसे उसने पूछा गया है अंकित मूल्य। ठीक है, देखो 16% की छूट भी उसने दी है, तब इतने पर बेचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसने 16% की छूट दी होगी तो 84% पर उसको बेचा होगा। और ये 84 किसके बराबर है? 243.6 के बराबर है। बोलो हाँ। क्यों बराबर है? क्योंकि भाई बेचेगा तो एक ही पैसे पर बेचेगा ना, वो दो अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। बट अगर हम दोनों तरीकों से देखें, अगर हम क्रय मूल्य से देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि वो इतने पर बेच रहा है तो उसको 16% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम उसको यहाँ से देखें कि उसने छोड़ा भी था तो 84 रुपये का बेचा, लेकिन बेचा तो 243 का ही था। हमको 100 की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? खत्म करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? काटते पीटते हैं, देखते हैं कैसे कटेगा। देखो 4 से तो कट जाएगा, 4 21 में 84 हो जाएगा। इसको 4 से काटो, 4 छाक 24। ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4 9 36। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 4 छाक 24, 3 था। ठीक है, छोटा था तो 0 में गया, उसके बाद में 36 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव लग करके 4 9 36 हो जाएगा। अब क्या 21 से कटेगा? तो 21 देख लेते हैं। ठीक है, 7 से कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा भैया? 9। ये 9 और 6 15, 9 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से कट सकता है,
तो 3 सते 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 0 तो 0, 3 त्रिक का 9, ठीक है। 7 से उड़ा करके ही देख लेते हैं हम सीधे सीधे, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6 बचेगा, 63, 7 9 63। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2.9, ठीक है। तो बात कितना है 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 100% ही तो होगा, अगर ये 84 है तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 2.9 को 100 से गुणा कराना है, ठीक है। 100 से गुणा करा दो, एक जीरो इसका दशमलव को खा लेगा और एक जीरो पीछे लग जाएगा, 290 रुपये। तो हम कह सकते हैं सर उसका जो अंकित मूल्य होगा वो 290 रुपये होगा। कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में है, ए वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताऊँ, हम लोग इसको 21 से भी काट सकते थे, ऐसा नहीं था, कोशिश करते काटते, 21 दूना 42 करते फिर कटता। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा बताऊँगा कि किसी भी कैलकुलेशन को जितना छोटा छोटा कर लो, 10 से नीचे में अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, भले आप स्टेप बढ़ा दो। हमने क्या करा यहाँ पर, पहले इसको 3 से काटा, फिर हमने इसको 7 से काटा, ठीक है। आप 21 से काटो या 84 से डायरेक्टली काटो फिर भी कटेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कटेगा। लेकिन आप उसके कितने भी स्टेप बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे छोटे में काटो। इससे 2 फायदे होते हैं। पहली बात ये कि गलतियाँ नहीं होती हैं, पहली बात ये कि गलती ना के बराबर होती है, क्योंकि 2 4 5 6 7 8 के तो पहाड़े हमको अच्छे तरीके से आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे तरीके से अपने सभी क्वेश्चंस को कर पाते हैं। वरना हम बोर होने लगते हैं, ठीक है, हम बोर होने लगते हैं। कोई भी क्वेश्चंस जो लेंदी हो जाता है तो हमको थोड़ा सा मतलब बैड फील होने लगता है कि कितना गंदा सवाल आ गया, और इसकी वजह से जो अगला क्वेश्चन होता है उस पर भी हम अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाते और वो भी हम उसको अच्छे तरीके से नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है भैया। तो उसके बाद में फिर हम करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और उसके बाद में अपनी क्लास को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। तो सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या कहा, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। सवाल रहा ये, देखिए क्या कह रहा है। तो सवाल ने कहा है, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई एक धनराशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन उस राशि से 72.8% अधिक है, जबकि ब्याज की जो गणना है वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। रुपये 18,000 की धनराशि पर उस ब्याज दर पर 3/2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसका मतलब यह है कि जो पहले इन्होंने हमको कंडीशन दी है वहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर पता करनी है। कैसे पता करेंगे, देखिए सवाल ने क्या कहा है, एक बात सवाल ने कही है कि जो मिश्र धन है वो 72.8% ज़्यादा होता है। इसका मतलब मैं कह लूँ कि जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है और जो हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट हो जाएगा 172.8, बोलो हाँ कि ना, हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल को अगर हम 1000 मान लें तो ये हो जाएगा 1728, बोलो ठीक है, शाबाश। अब क्या सवाल ने कहा, ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये 3 साल में देखने को मिल रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ सर ये 10 की पावर 3 है और ये 12 की पावर 3 है, ठीक है। मतलब हर साल भाई ये चीज़ हमने करा है, ये चीज़ हमने क्या है किया है। 3 साल है तो 3 बार हमने देख लिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ब्याज की दर होगी वो 10 से 12 रुपये हर वर्ष हो रही होगी, 10 रुपये हर वर्ष 12 हो रही होगी, तभी तो 3 साल के लिए 3 बार 10 से 12 10 से 12 10 से 12 हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर 1 साल के लिए तो ब्याज की अगर दर की हम बात करें, ब्याज की दर की बात करें तो हम कह सकते हैं सर 10 से चीज़ें 12 होती हैं प्रत्येक वर्ष, यानी 2 बढ़ता है 10 पे, 2 बढ़ता है 10 पे, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो 2 अगर 10 पे बढ़ता है तो अगर हम परसेंट में निकालें तो 10 दामा 100 और 10 दूना 20 कितना हो जाएगा 20% का। हम सिंपल से भी बता सकते थे कि सर 10 से 12 का मतलब ही 20% होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप में से किसी को ये यहाँ से भी समझ में नहीं आता है तो फिर समझ लो बेकार है, ठीक है। अब इससे मतलब ज़्यादा नीचे जा करके और आपको फिर कैसे समझाया जाए, ठीक है। मतलब ये है कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है 20% है, यहाँ से दर हमको पता चल गई। अब आगे सवाल ने हमसे क्या कहा है, सवाल ने हमसे ये कहा है 18,000 रुपये की राशि है, ठीक है। 18,000 रुपये की धनराशि पर उस ब्याज दर पर 3/2 वर्ष में ब्याज पता करो, यानी 1.5 वर्ष का हमको ब्याज चाहिए, लेकिन ब्याज हर 6 महीने पर लिया जाता है। देखो 1 साल का ब्याज है भैया 20%, अगर हम बात करेंगे 6 माह की तो 6 माह का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। लेकिन सवाल ने क्या कहा वहाँ पर 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष का मतलब 3 बार ब्याज देना पड़ेगा हमको। तो अगर हर साल हम 10 रुपये देंगे तो 10 से चीज़ें 11 होंगी, और दूसरे साल भी चीज़ें 10 से 11, और तीसरे साल भी चीज़ें 10 से 11। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000 और ये हो जाएगा 1331। लेकिन सवाल ने हमसे केवल पूछा है ब्याज बताओ, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, तो हम कह सकते हैं सर 331 रुपये ब्याज मिलेगा,
ब्याज कितना मिलेगा, 331 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन कितने पर, 1000 रुपये हमारे पास थोड़ी, हमारे पास तो 18,000 रुपये है। यानी कि ये जो 1000 है वो किसके बराबर है, तो वो 18,000 के बराबर है। 3 जीरो से 3 जीरो चिपका दो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो 331 को अगर हम 18 से गुणा कराते हैं तो कितना होगा, देखो 18 कम 18, ठीक है। ऑप्शन चेक करो, 8 2 में मिल रहा है, ठीक है। 18 3 54 और एक हासिल वाला जो आया था वो कितना हो जाएगा, 55। 58 किस में है, तो एक ही ऑप्शन में है और वो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, 59 और 58। तो 59 आगे अपने आप से लिख दो, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करेंगे। कैसी लगी क्लास, और 2 क्वेश्चन इसमें थे। एक तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन जो देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया है। और एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो वो एवरेज वाला था, ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छा सवाल था। तो अगर आपने पूरी क्लास को देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो तो फिर आप जो लाइक वाला बटन है उसको क्लिक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कुछ पूछना होगा तो कमेंट करिएगा, कुछ बताना होगा तो भी कमेंट करिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें जिसका नाम है गुड टाइम क्लासेस, या फिर आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। PDF सारी की सारी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और मिलेंगे फिर अगली प्रैक्टिस सेट में, उसका पोस्टमास्टर हम लोग कर रहे होंगे एक और पेपर का अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को बिना प्रेस किए हुए नहीं जाइएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।